हमारे YouTube चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस। आइए डीएलएड के प्यारे साथियों, आज हम लोग देखते हैं शिक्षण अधिगम का चौथा चैप्टर, जो कि शिक्षण की प्रविधियां इसमें बताई जाएंगी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण की प्रविधियां। ठीक है, स्टडी IQ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है शिक्षण की प्रविधियाँ। तो शिक्षण की विभिन्न प्रविधियाँ होती हैं, विभिन्न प्रविधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो शिक्षण एक तकनीकी एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी है? तो तकनीकी और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें रचनात्मकता का विशेष रूप है। वहाँ विकास प्रक्रिया गतिशील रहती है। विकास प्रक्रिया कैसी रहती है? तो प्रक्रिया गतिशील रहती है। वहाँ सृजनात्मकता स्वयं अपना कार्य करता है, स्वयं अपना कार्य करता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावोत्पादक बनाने हेतु शिक्षक को उत्तम परिणाम प्राप्त कराने वाली ऐसी युक्ति को खोजना व अपनाना पड़ता है, जो अधिगम को अधिक से अधिक अर्जित कराने में सहायक होती है। ठीक है, तो इसकी प्रविधियां देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रविधियां हैं। ठीक है, तो इसकी प्रविधियां हैं, यहाँ पे पहली प्रविधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक है, पहली प्रविधि कौन सी है? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि है। ठीक है, यहाँ पे 13 प्रविधियाँ दी हुई हैं। पहली प्रविधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरी है प्रश्नोत्तर में जो प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी है विवरण, किसी भी चीज़ का अच्छे से डिस्क्राइब करना। विवरण मतलब देना, पढ़ा समझाना। ठीक है, विवरण देना उसका। और वर्णन करना भी, किसी भी चीज़ का वर्णन करना। और व्याख्यान, उसका अच्छे से व्याख्यान करना। स्पष्टीकरण, उसका सही और सटीक स्पष्टीकरण करना। कहानी कथन प्रविधि, कहानी के माध्यम से। निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, निरीक्षण समय समय से निरीक्षण होना चाहिए और उसका अवलोकन भी होना चाहिए। उदाहरण प्रविधि, उदाहरण दे करके। खेल गतिविधि प्रतिविधि, ठीक है, खेल के माध्यम से। समूह चर्चा प्रविधि, समूह चर्चा के प्रविधि के माध्यम से। प्रयोगात्मक प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि और कार्यशाला प्रविधि। ठीक है, ये सारी प्रविधियां हैं। तो आगे इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। इस सारी प्रविधि को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए चलते, अभी एक और प्रविधि है भ्रमण प्रविधि, जो घूम करके। ठीक है, तो पहली प्रविधि यहाँ पे हमारी है प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक, इस विधि के द्वारा छात्रों में निष्क्रियता उत्पन्न होती है। ठीक है, इस विधि के प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस विधि की सफलता जागरूक अध्यापक पर निर्भर करती है, जो प्रश्नों का निर्माण कर सके तथा छात्रों के स्तर के अनुकूल ही प्रस्तुत कर सके। मतलब कोई भी पाठ पढ़ाने के बाद उसमें प्रश्नों का निर्माण टीचर कर सके और बच्चों के स्तर के हिसाब से प्रश्नों का निर्माण होना चाहिए। इस विधि के निम्न लाभ होते हैं। ठीक है, कौन कौन से लाभ हैं? तो आइए लाभ देखते हैं हम लोग। तो इस विधि के निम्न लाभ हैं। तो पहला लाभ है अभिप्रेरणा। पहला लाभ है आपका यहाँ पे अभिप्रेरणा तथा रुचि उत्पन्न होती है। इससे क्या होती है? अभिप्रेरणा और रुचि उत्पन्न होती है। सेकंड है छात्रों का मस्तिष्क विकसित होता है। और थर्ड है विचार प्रक्रम विकसित करना। और फोर्थ है सीखने में मनोवृत्ति विकसित होती है। और चौथा है, यहाँ पांचवा है, इस विधि से
पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान की जांच होती है। ठीक है, अगली विधि की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली विधि हमारी है विवरण विधि। तो विवरण विधि को देखते हैं। तो शिक्षक के सामने अनेक चुनौतियां आती हैं और जब किसी तथ्य विषय को प्रश्नों के द्वारा समझाने में परेशानी उत्पन्न हो जाती है तो उस समय शिक्षक विवरण विधि की मदद से कार्य करता है। अतः किसी वस्तु की वास्तविकता के बारे में अच्छे शब्दों में जानकारी प्रदान करना। ठीक है, इसका महत्व देखते हैं। तो विवरण विधि का महत्व है, विवरणात्मक प्रविधि का प्रयोग शिक्षक उसी अवस्था में करता है जब शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से तथ्यों को स्पष्ट करने में असमर्थ रहता है। विवरणात्मक का प्रयोग इतिहास की घटनाओं का वर्णन करने व कहानी सुनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा चित्र उपस्थित किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य देखते हैं। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो इसके उद्देश्य हैं, इस प्रविधि के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित उद्देश्य। पहला है विवरणात्मक प्रविधि द्वारा बालक ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर पाए। दूसरा है, इस प्रविधि का उद्देश्य बालकों के दिमाग पर किसी घटना का शाब्दिक चित्र अंकित करता है। तीसरा है, विवरण प्रविधि शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में सफलता प्रदान करती है। ठीक है, सफलता प्रदान करती है। आइए चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर है, इस प्रविधि का उद्देश्य बालकों के सामने शैक्षिक ज्ञान को और अधिक स्पष्ट करना और अधिगम को प्रबल बनाना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विवरात्मक युक्त के गुण। ठीक है, इसमें गुण देखते हैं। वो तो मतलब उसके लाभ हो गए, ये जो तो ऊपर थे उद्देश्य थे। हाँ, उद्देश्य हो गए, इसके गुण देख लेते हैं। तो विवरात्मक युक्त में गुण निम्नवत हैं। नंबर 1, विवरात्मक प्रविधि शिक्षक के शिक्षण को प्रभावनात्मक बनाता है। इस विधि की रोचकता से बालक एकाग्रता बनाए रखते हैं जिससे कक्षा में अनुशासन रहता है। जिससे कक्षा में क्या रहता है, अनुशासन बना रहता है। ठीक, फिर थर्ड नंबर है, शिक्षण उसी स्थिति में विवरात्मक प्रविधि का प्रयोग करता है जब पाठ्य विषय वस्तु की गति प्रश्नों के द्वारा नहीं बढ़ती है। फोर्थ नंबर, विवरण की अच्छति प्रस्तुत बालकों को समक्ष जीवन चित्रण प्रस्तुत करती है। फिर 5 नंबर है, विवरण विषय वस्तु को रोचकता प्रदान करती है। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बताता है। तो आगे आपके इसमें है विवरात्मक प्रविधि के दोष। अच्छा, इसके दोष देख लेते हैं। तो दोष निम्नवत दोष हैं। नंबर 1 है, विवरात्मक प्रविधि के प्रयोग करने का एक विशेष ढंग होता है। इससे प्रस्तुतिकरण की योग्यता शिक्षक में नहीं होती है। अगला सेकंड नंबर है, विवरात्मक प्रविधि बालकों की स्थिति निष्क्रिय रहती है। और थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में विवरात्मक प्रस्तुत करते समय उसमें रोचकता का अभाव हो तो वह विवरण प्रभावहीन हो जाता है और बालक जरा भी रुचि नहीं दिखाते। फोर्थ नंबर है, विवरण प्रविधि में अत्यंत सतर्कता, वाक्पटुता एवं विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता है। नंबर 5, विवरण एवं कलात्मक अभिव्यक्ति का साधन है।
जिसका प्रयोग अत्यंत सावधानी करना पड़ता है, सावधानी से करना पड़ता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, आगे चलते हैं विवरण प्रविधि, आगे चलते हैं वर्णन प्रविधि पे। तो देखो वर्णन प्रविधि क्या कहती है। तो वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत वर्णन युक्त का प्रयोग किया जाता है, जिससे वर्णन करना एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। शिक्षक अपनी वाक्पटुता एवं शब्द जाल, देखो यहाँ पे शब्द यूज किया गया है, शब्द जाल द्वारा विषय वस्तु को संतुलित शब्द वर्णन करता है। अपने शब्दों के, उसके जो शब्दों के जाल हैं, उनसे ऐसे शब्दों को प्रयोग करके वो संतुलित शब्द को वर्णन करता है। वह बालकों को एक काल्पनिक चित्र बनाने एवं तैयार करता है। वर्णन से विषय वस्तु का स्वरूप रूप स्पष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से वर्णन किया जाएगा वैसे ही धारणा उस विषय वस्तु के बारे में बालकों की बन जाएगी। ठीक है। वर्णन पद्धति में किसी व्यक्ति एवं स्थान का सजीव वर्णन शब्दों द्वारा किया जाता है। ऐसा लगता है मानो शिक्षक उस विषय को आंखों देखा हाल बता रहे हैं। शिक्षक की वर्णनात्मक पद्धति तभी प्रभावकारी सिद्ध होती है जब वह कुशल, योग्य व विद्वान है। मतलब कि शिक्षक को भी कुशल, योग्य और विद्वान होना चाहिए, तभी वह अपनी कलाकृति दिखा पाएगा शब्दों के प्रति। ठीक है। तो आगे चलते हैं, वर्णनात्मक प्रविधि के लाभ, कौन कौन से लाभ हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लाभ देखो, वर्णनात्मक प्रविधि भूगोल विषय के शिक्षण में अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है। भूगोल विषय में वर्णनात्मक प्रक्रिया शाब्दिक चित्रांकन प्रक्रिया, जो वर्णन करने वाले व्यक्ति का ढंग के अनुसार मस्तिष्क में एक चित्र तैयार करती है। ठीक है। फिर वर्णनात्मक शैली द्वारा किसी तथ्य को स्पष्ट किया है। ठीक है। फिर वर्णनात्मक शैली के प्रयोग से कक्षा शिक्षण में आसानी होती है। कक्षा में जो शिक्षण दिया जाता है उससे आसानी होती है। वर्णन, 5वां नंबर है, वर्णन प्रविधि या शैली का प्रयोग लगभग सभी विषय में किसी मात्रा में किया जाता है। मतलब किस मात्रा में किया जाता है। ठीक है। ज़्यादा नहीं किया जाता है, न कम किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला है, अगली हेडिंग है वर्णनात्मक प्रविधि के दोष हैं। अभी दोष बचे हैं इसके, तो आइए दोष देख लेते हैं। वर्णनात्मक प्रविधि में विद्यार्थी की प्रतिक्रिया निष्क्रिय रहती है। कभी कभी शिक्षक इसमें अपने उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाता है। कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के समय वर्णन क्रिया में यदि कोई विशेष तत्व छूटने से शिक्षण की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। ये सारे दोष हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया में रोचकता का अधिक महत्व होता है। इसमें रोचकता अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथा नंबर, आगे है सभी शिक्षक इस प्रविधि का प्रयोग करने पर खरे नहीं होते। मतलब सारे शिक्षक इस प्रविधि पर खरे नहीं उतरते हैं। ठीक है। चौथा नंबर है, उस समय बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है जब शिक्षक को उस विषय वस्तु का पूरा ज्ञान नहीं होता है जिसका उसे वर्णन करना होता है। फिर वह वर्णन नहीं कर पाता है उस चीज़ों को।
वर्णन प्रविधि का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है, जिसमें जरा सी लापरवाही शिक्षक को प्रभावहीन बना देती है। मतलब कि अगर थोड़ी सी लापरवाही किया तो बच्चा समझ जाता है और बच्चे अब टीचर का बच्चे के प्रति प्रभाव कम बन पाता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अगला है व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रविधि। व्याख्यान प्रविधि क्या है? तो व्याख्यान शिक्षण का एक रूप है। शिक्षण का एक क्या है? रूप है। शिक्षण में इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है, अभी से नहीं, प्राचीन काल से होता आ रहा है। व्याख्या का अर्थ पाठ को भाषण के रूप में पढ़ने से इसमें शिक्षक क्रियाशील रहता है। शिक्षक क्या रहता है? क्रियाशील रहता है, परंतु छात्र निष्क्रिय रहते हैं। इसमें शिक्षक ही व्याख्यान करता है, जो शिक्षक क्रियाशील रहता है, परंतु छात्र जो रहते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, क्योंकि वो सुनते रहते हैं। शिक्षक व्याख्यान द्वारा किसी विषय का ज्ञान छात्रों के समझ प्रस्तुत करता है। इस प्रकार शिक्षक कक्षा में निरंतर बोलता रहता है। शिक्षक कक्षा में क्या करता है? निरंतर बोलता रहता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है सरस्क के अनुसार। रस्क के अनुसार, पहला नंबर में रस्क के अनुसार। तो रस्क के अनुसार क्या है? व्याख्यान उन तथ्यों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझें। श्रोता मतलब सुनने वाला। व्याख्यान में सावधानियां क्या क्या होती हैं? तो व्याख्यान देते समय निम्नवत सावधानी बनानी चाहिए। निम्नवत सावधानी में कौन कौन सी सावधानी बनानी चाहिए? तो आगे देखते हैं। नंबर 1, व्याख्यान छात्रों की योग्यता एवं आयु के अनुसार हो। व्याख्यान की सीमा निश्चित होनी चाहिए। शिक्षक की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। शिक्षक की शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। छोटी कक्षाओं में व्याख्यान शैली नहीं अपनाई जाती है, बड़ी कक्षाओं के लिए होती है। व्याख्यान प्रविधि के दोष। इस प्रविधि के दोष निम्नवत हैं। नंबर एक में है, इसमें केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, कारण पाठ में निरस्ता आती है। मतलब कि इसमें शिक्षक ही सक्रिय रहता है और बालक सक्रिय नहीं रहता है, तो उससे निरस्ता आती है। ठीक है। नंबर 2, इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं। इस विधि में छात्रों की रुचि को ध्यान देना चाहिए। और 4 नंबर है, इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर ही किया जाना चाहिए, निम्न स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए। छोटे बच्चों को इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। स्पष्टीकरण प्रविधि। इस प्रविधि से अभिप्राय है विषय वस्तु को पूरी तरह से स्पष्ट करना और संशय के लिए जरा भी स्थान नहीं छोड़ना। ठीक है, मतलब संशय नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। इस युक्ति का सामाजिक विज्ञान, कौन कौन से विषय? सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषयों में अत्यंत महत्व है। विषय वस्तु का क्रमबद्ध और प्रस्तुतिकरण इसकी मुख्य विशेषता है। इसमें क्रमबद्धता व विषय वस्तु के सार तत्व के विवेचन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पूर्ण में वर्णनात्मक युक्त में बताया गया है कि रोचकता भाषा ज्ञान तथा बेसिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसमें सभी क्रियाएं क्रमबद्ध ढंग से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। विवरण एक संक्षिप्त क्रिया है, तो स्पष्टीकरण एक
बृहद है। स्पष्टीकरण विवरण एक संक्षिप्त है, विवरण जो होता है वो संक्षिप्त क्रिया है, और जो स्पष्टीकरण है ये एक बृहद है। बृहद मतलब बड़ी है, किसी चीज का स्पष्टीकरण करना। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं उपयोगिता। आगे हम लोग देखेंगे उपयोगिता। उपयोगिता में है, इसकी उपयोगिता निम्नवत है। नंबर एक में है यहाँ पे स्पष्टीकरण में विस्तृत कथन की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसा कथन समय विशिष्टता का भाव गायब नहीं होना चाहिए। विस्तृत कथन में स्पष्टीकरण की तो आवश्यकता होती है, परंतु मतलब विशिष्ट जो भाव है उसका भाव उसमें गायब नहीं होना चाहिए। अगला है स्पष्टीकरण में विषय वस्तु के सभी पक्षों का संतुलित रूप से विवेचना किया जाता है, जिससे विषय की वास्तविक संरचना स्पष्ट हो जाती है। वास्तविक संरचना विषय वस्तु की क्या है वो स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है इसमें स्पष्टीकरण के भाषा सरलता में सहायता होती है, और 4 नंबर है इसमें सार तत्व या अधिक विवेचन करना स्पष्टीकरण का प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर भी यह विवेचनात्मक प्रक्रिया बालकों की मानसिक क्षमता के आधार पर की जानी चाहिए। ठीक है, आइए हम चलते हैं लाभ पर। इसके लाभ क्या क्या हैं? ठीक है, तो इसके लाभ हैं, निम्नवत लाभ हैं इसके पहला नंबर 1, इसके द्वारा बालक विषय वस्तु प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से जान लेता है। सेकंड नंबर है क्रमबद्धता की प्रस्तुति इसकी प्रमुखता होती है, जिससे विषय अपने स्थान पर स्थिर रहता है। और इसके बाद 3rd नंबर स्पष्टीकरण में तात्विक विवेचना पर ध्यान दिया जाता है। 4th नंबर इसमें भाषा को सरल, स्पष्ट व बोधगम्य बनाने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें बालकों की अवस्था का भी ध्यान रखा जाता है कि किस अवस्था का बालक है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हैं दोष। ठीक है, दोष देख लेते हैं। तो दोष हैं, इनके निम्नवत दोष हैं। स्पष्टीकरण प्रभावी बनाने के लिए इसमें पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षक पर कार्यभार अधिक हो तो संभव है वह पर्याप्त तैयारी के अभाव में स्पष्टीकरण को प्रभावी प्रयोग ना कर सके। 2nd नंबर है इस प्रविधि की सीमा यह है कि औसत से ऊपर के स्तर के विद्यार्थी की स्पष्टीकरण व यथोचित लाभ उठा पाते हैं। औसत से नीचे के स्तर के शिक्षार्थियों के लिए यह मुक्त उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 3rd नंबर पे। इस विधि का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना पर्याप्त अभ्यास एवं विषय का विवाद ज्ञान होने पर निर्भर करता है। ठीक है, इस पे ज्ञान होने पर निर्भर करता है। अतः रुचि संपन्न शिक्षक की उसका प्रयोग करने में सफल होता है। अगर शिक्षक की रुचि है तो वो उस टॉपिक को सफल कर ले जाता है। ठीक है, आगे कहानी कथन प्रविधि है, ये 2nd वीडियो में लाया जाएगा। फर्स्ट वीडियो आज जो हम लोगों ने देखा है ये फर्स्ट वीडियो है, और ये 2nd वीडियो आगे से। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।